वेलकम टू एग्रीकल्चरपीडिया। नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जिसमें मैं आपको प्लांट पैथोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी मैक्सिमम टर्म्स या डेफिनेशंस इसके यूसेज में आती हैं उसके बारे में बताऊंगी। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्टिव हैं या जिनमें कुछ कंफ्यूजन रहता है आपस में, उनको भी क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगी। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टर्म्स में आपस में कन्फ्यूजन होता है और उसी बात का जो क्लैरिफिकेशन होता है वो क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म विच इज प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि इसको फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं दोस्तों। और ये एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके अंदर कि आप ऐसी डिजीजेस को स्टडी करते हैं जो कि या तो पैथोजेंस की वजह से हुई होती हैं या किसी एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से पैदा होती हैं। तो जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनमें हम फंगाई या ओमाइसिटीज या बैक्टीरिया, वायरस, वायरॉइड्स या फाइटोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, पैरासिटिक प्लांट्स, इन सब की स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी कुछ ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं प्लांट्स में, लेकिन उसको हम एक्सक्लूड करते हैं फाइटोपैथोलॉजी में। और वो कौन से हैं? वो हैं इंसेक्ट्स, माइट्स, वर्टिब्रेट्स या रोडेंट्स, पेस्ट्स जैसे चूहे। ये सब तो इनको हम एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं। तो बेसिकली प्लांट पैथोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो कि इवॉल्व हुई है पैथोजन आइडेंटिफिकेशन से। उसके बाद उसमें हम डिजीज इटियोलॉजी, डिजीज की साइकिल्स, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या क्या होते हैं उसकी वजह से, या कहीं पे एपिडेमिक्स हुआ है उसकी वजह से, या प्लांट डिजीज रेजिस्टेंस के क्या फैक्टर्स हैं, किस तरह से प्लांट डिजीजेस ह्यूमंस और एनिमल्स को अफेक्ट करती हैं, इसकी जेनेटिक्स क्या होती है और इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, इन सब को हम प्लांट पैथोलॉजी में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों अब जान लेते हैं कि डिजीज क्या होती है। डिजीज इज एनी मैल फंक्शनिंग प्रोसेस। व्हाट इज मैल फंक्शनिंग प्रोसेस? मीन्स अगर आपकी बॉडी जो नॉर्मल प्रोसेसेस अपनी कर रही है उससे कोई भी डेविएशन होता है। किस कारण से होता है? दो कारण हो सकते हैं। या तो किसी पैथोजन की वजह से है, मीन्स कोई कॉजल ऑर्गेनिज्म है, मतलब कोई बायोटिक फैक्टर इसके पीछे काम कर रहा है, या फिर कोई एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकता है। और इसकी इन दोनों की वजह से कुछ सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण जो पेशेंट है या जो प्लांट है जिसको बीमारी हुई है उसको सफरिंग कॉज हो जाती है। इसके ही साथ साथ दोस्तों एक और वर्ड यूज होता है जिसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। तो डिसऑर्डर इज ऑलवेज नॉन इन्फेक्शियस प्लांट डिजीज, और ये हमेशा किसी ना किसी एबायोटिक कॉज की वजह से ही होता है। जैसे या तो सॉइल की एनवायरमेंटल कंडीशंस खराब हैं, जैसे सैलिनिटी प्रॉब्लम है, या फिर उसमें किसी न्यूट्रिएंट की कमी है, तो उस वजह से अगर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है प्लांट्स में तो उसको हम डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं डिजीज इंसिडेंस की। डिजीज इंसिडेंस इज द नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर अफेक्टेड बाय अ डिजीज विद इन अ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन के अंदर एक बीमारी से प्लांट्स अगर अफेक्टेड हैं तो दैट इज डिजीज इंसिडेंस। वहीं डिजीज सिवियरिटी में हम मेजर करते हैं कि कितना डैमेज हो गया है उस डिजीज से, या फिर द अमाउंट ऑफ डिजीज विच इज प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन। तो सिवियरिटी में इट इज ऑलवेज अ मेजर। उसके बाद दोस्तों एक टर्म आता है साइन। साइन इज ऑलवेज एनी फिजिकल एविडेंस ऑफ द पैथोजन। अगर कोई बीमारी किसी बायोटिक फैक्टर की वजह से हुई है तो उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म का अगर कोई भी फिजिकल एविडेंस है तो उसको हम साइन कहते हैं। साइन में ज्यादातर अगर हम फंगल डिजीजेस की बात करें तो उनकी जो फ्रूटिंग बॉडीज होती हैं उसको हम साइन कहते हैं, या अगर उसका माइसीलिया दिख रहा है या फंगल स्पोर्स दिख रहे हैं, इन सब को हम साइन कहते हैं। Symptom are the visible changes that occur in the host plant in response to infection by the pathogen. अगर कोई प्लांट पैथोजन के इन्फेक्शन से पहले कुछ और मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स शो कर रहा था और पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, तो उन्हीं विजिबल चेंजेस को जो मॉर्फोलॉजिकली हमें दिखाई दे रहे हैं उनको हम सिम्टम्स कहते हैं। तो सिम्टम्स कई तरीके के हो सकते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, जैसे कि नेक्रोसिस, ग्रोथ एबनॉर्मलिटीज, या कलर चेंज हो जाता है या विल्टिंग हो जाती है।
उसके बाद एक और टर्म आता है दोस्तों सिंड्रोम। किसी भी डिजीज के लिए एक प्लांट में कोई भी कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेशन होता है जो सिम्टम्स का एक सीक्वेंशियल सीरीज में पूरी बीमारी आने तक, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो सिंड्रोम आप समझ लीजिए कि साइंस और सिम्टम्स जितने भी हैं उन सबको मिला करके हम उसको सिंड्रोम कहते हैं। अब मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी, जो मैंने आपको भी सिम्टम्स बताए कि कौन कौन से होते हैं, तो वील टेक देम वन बाय वन। तो पहला है नेक्रोसिस, जिसको हम परिगलन भी कहते हैं। नेक्रोसिस इज प्रीमेच्योर टिश्यू डेथ। इसके अंदर जो टिश्यूज हैं वो मर जाती हैं और एज अ रिजल्ट ऑफ इंजरी या फिर कोई डिजीज अगर हो गई है। और ये टर्म जो है नेक्रोबायोसिस से अलग होती है, जिसके अंदर हम स्पॉन्टेनियस नेचुरल डेथ या फिर जो वेयरिंग आउट ऑफ टिश्यू होता है स्पॉन्टेनियस नेचुरल वे में, उसको हम नेक्रोबायोसिस में उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। और जबकि नेक्रोसिस किसी इंजरी की वजह से होता है या फिर किसी डिजीज की वजह से होता है। साथ ही साथ एक और टर्म आता है दोस्तों विल्ट। विल्ट को हम हिंदी में कहते हैं मुरझाना या कुम्हलाना या सूख जाना। इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द वाटर लॉस इन लीव्स एंड स्टेम्स। तो जो लीव्स होती हैं, जो स्टेम्स होती हैं, उनके जो सेल्स हैं, दे लूज देयर टर्जिडिटी और ड्रूप कर जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आता है दोस्तों फिल्लोडी। फिल्लोडी में अगर कोई फ्लोरल पार्ट्स एबनॉर्मली डेवलप हो करके लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम फिल्लोडी कहते हैं। ये ज्यादातर फाइटोप्लाज्मा या वायरस इन्फेक्शंस की वजह से होता है। और इसमें लॉस ये होता है क्योंकि फ्लावर्स जो है वो आगे चल करके फ्रूट्स में कन्वर्ट होंगे, तो अगर फ्लोरल पार्ट्स आपके लीफी स्ट्रक्चर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फ्रूटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों पैथोजन। सो पैथोजन इज द एजेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंसाइटिंग द पैथोस। पैथोस मतलब होता है डिजीज। तो पैथोजन क्या हुआ? डिजीज का कॉजिंग एजेंट इज पैथोजन। इसके अलावा एक और टर्म आता है पैरासाइट। तो पैरासाइट जो टर्म यूज किया जाता है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के संदर्भ में यूज किया जाता है। दीज आर द ऑर्गेनिजम्स दैट डिराइव देयर फूड मटेरियल और देयर नरिशमेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको हम होस्ट कहते हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं इनको हमेशा एक होस्ट चाहिए होता है, नहीं तो ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इसी फिनोमिना को हम पैरासिटिज्म कहते हैं। तो पैरासिटिज्म इज अ फिनोमिना जिसके अंदर एसोसिएशन हो जाता है दो ऑर्गेनिजम्स का, जिसके अंदर से एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म जिसको हम होस्ट कहते हैं वहां से न्यूट्रिशन लेता है। तो all the pathogens are parasites, but all the parasites are not pathogens, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पैरासाइट्स हैं जो कि अपने होस्ट को नुकसान नहीं भी पहुंचाते हैं। और वो कौन से होते हैं? उनको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है एग्रीकल्चर में कि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनस रूट्स के रूट नोड्यूल्स में रहता है। इसके अलावा माइकोराइजा और लाइकेन्स, दे आर ऑल्सो very good examples of symbiotic relationships. नेक्स्ट हम आता है दोस्तों बायोट्रॉफ्स। तो बायोट्रॉफ्स कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि उसको जिंदा रहने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी और होस्ट की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, उनको हम बायोट्रॉफ्स कहते हैं। और इन्हीं को हम पहले ऑब्लिगेट पैरासाइट्स भी कहते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनको नहीं मिल रहा है तो ये अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। और इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं प्लांट पैथोलॉजी में, जो कि रस्ट, स्मट, पाउडरी मिल्ड्यूज, जिसमें दे ऑलवेज दे ड्रॉ देयर न्यूट्रिशन from another host and cause the diseases. नेक्स्ट टर्म आता है सैप्रोफाइट्स या सैप्रोब्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर, यूजुअली जो मर जाते हैं या जो डिकेइंग प्लांट होता है या एनिमल का फीकल मैटर होता है, वहां से ये अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। और उसके जो सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर के, उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं और अपना नरिशमेंट ले लेते हैं। इसके अलावा एक और टर्म आता है दोस्तों फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स। तो फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट्स दे आर बेसिकली नॉर्मल कंडीशंस में ये लोग पैरासाइट्स होते हैं, लेकिन अगर इनको कंडीशंस फेवरेबल मिल जाती हैं तो ये डेड ऑर्गेनिक मैटर पर भी सरवाइव कर सकते हैं। तो इनको हम एक और टर्म से बुलाते हैं जो कि है हेमीबायोट्रॉफ्स।
दोस्तों अब 2 टर्म्स ऐसे मैं आपको बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हैं। एक है नेक्रोट्रॉफ और एक है पर्थोट्रॉफ। तो नेक्रोट्रॉफ कोई भी ऐसा पैरासाइट व्हिच किल्स द होस्ट टिश्यू इन एडवांस ऑफ पेनिट्रेशन, यानी पेनिट्रेट करने से पहले वो उसको किल कर देता है और जब वो होस्ट मर जाता है तो उसके बाद वो सैप्रोफिटिकली उस पर सर्वाइव करता है, उसको हम नेक्रोट्रॉफ कहते हैं। जबकि कुछ ऐसे फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं जो कि नॉर्मली सैप्रोफिटिकली रहते हैं, लेकिन अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती है तो वो लिविंग प्लांट्स को अटैक करते हैं नेक्रोट्रोफ्स की तरह और उन पर पैरासाइट्स बन जाते हैं। तो इस तरीके के नेक्रोट्रोफ्स को हम पर्थोट्रोफ्स या पर्थोफाइट्स कहते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि नेक्रोट्रोफ जो है वो नॉर्मली इट इज अ पैरासाइट, जबकि जो पर्थोट्रोफ्स हैं वो नॉर्मली दे आर सैप्रोफाइट्स, बट अगर कंडीशंस फेवरेबल मिल गई उनको तो वो नेक्रोट्रोफ्स की तरह एक्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट एक टर्म आती है दोस्तों पैथोजेनिसिटी और पैथोजेनेसिस। तो पैथोजेनिसिटी वो एबिलिटी होती है पैथोजन की जो डिजीज कॉज करने में हेल्प करती है, जबकि पैथोजेनेसिस हम उस पूरी इवेंट्स की चेन को कहते हैं विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। यानी जब वो इनिशियल कांटेक्ट में आया और जब तक पूरा सिंड्रोम का कंप्लीशन नहीं हो गया होस्ट में, उस पूरे चेन ऑफ इवेंट्स को हम पैथोजेनेसिस कहते हैं। वहीं एक और टर्म आता है दोस्तों इन्फेक्टिविटी। तो इन्फेक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जिससे वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। नाउ अब कंफ्यूजन ये आता है पैथोजेनिसिटी और इन्फेक्टिविटी में क्या डिफरेंस है। तो देख इन्फेक्ट तो हो जाते हैं लेकिन आपको डिजीज नहीं होती है। तो इन्फेक्टिविटी इज द एबिलिटी टू इन्फेक्ट यू, whereas pathogenicity is the ability to cause the disease। इसके अलावा 2 टर्म्स और आती हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होती हैं। वन इज़ विरुलेंस एंड द अदर टर्म इज़ एग्रेसिवनेस, जो मैं आगे और डिटेल में आपको समझाऊँगी। तो विरुलेंस जो होती है दैट इज़ द रिलेटिव एबिलिटी ऑफ एनी इन्फेक्शियस एजेंट टू कॉज़ द डिज़ीज़। इसका मतलब कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती हैं जो कि एविरुलेंट होती हैं, कुछ स्ट्रेन्स ऐसी होती हैं जो विरुलेंट होती हैं। तो जो स्ट्रेन विरुलेंट है उसकी कैपेसिटी कि वो आप में या किसी प्लांट में डिजीज कॉज कर सके उसको हम विरुलेंस कहते हैं। एंड दिस इज ऑलवेज अ क्वालिटेटिव फीचर। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीचर में क्या डिफरेंस होता है? क्वालिटेटिव में आप यस या नो में जवाब देते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव में इट इज ऑलवेज अ मेजर। तो जो विरुलेंस होती है इसमें जो अलग अलग रेसेस होती हैं, रेसेस क्या होती हैं? जितने भी पैथोजेनिक वेरिएशंस आ जाते हैं छोटे छोटे म्यूटेशंस के कारण, उनको हम स्ट्रेन्स या रेसेस कहते हैं। तो जो रेसेस होती हैं उनकी विरुलेंस अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक स्ट्रेन की विरुलेंस सेम होगी। जबकि यहीं पर दूसरा टर्म आता है एग्रेसिवनेस। तो एग्रेसिवनेस जो होती है वो हमेशा क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ पैथोजेनिसिटी और स्प्रेड होती है, और इसको मैं डिटेल में आपको समझाती हूँ कि एग्रेसिवनेस इज ऑलवेज क्वांटिटेटिव कंपोनेंट ऑफ पैथोजेनिसिटी। और इसके 3 आप बेसिकली इसके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उसके बेसिस पे एग्रेसिविटी को आप समझा सकते हैं। पहला है मिनिमम इन्फेक्शियस एफिशिएंसी, यानी एक स्पोर से या मिनिमम स्पोर से या मिनिमम इन्फेक्शन से अगर आप किसी प्लांट में पैथोजेनेसिस कॉज कर देते हैं तो आप ज्यादा एग्रेसिव हैं। दूसरा होता है अ शॉर्ट लेटेंट पीरियड, यानी इन्फेक्शन से लेकर के रिप्रोडक्शन तक जो पीरियड है वो बहुत कम होगा, यानी कम टाइम में ज्यादा असर दिखा देगी डिजीज। और तीसरा होता है न्यूमरस प्रोजेनी, यानी रिप्रोडक्शन इनका ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा प्रोजेनी अपनी प्रोड्यूस करती हैं जिससे कि इन्फेक्शन का खतरा भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों इम्यून। एनी प्लांट इज सेड टू बी इम्यून जब उस पर किसी भी अपकमिंग डिजीज का कोई भी असर नहीं होता है, तो हम ये कहते हैं दिस प्लांट इज इम्यून अगेंस्ट दिस डिजीज। और वहीं पे इम्यूनिटी क्या है? वही इम्यूनिटी वो पावर है उस प्लांट की
जो कि उसको फ्रीडम देती है डिजीज से। यानी अगर डिजीज आएगी भी, पैथोजन आएगा भी, तो सिर्फ प्लांट की इम्यूनिटी के कारण जो एक रिलेशनशिप होता है प्लांट और पैरासाइट का या होस्ट और पैरासाइट का, वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा और प्लांट सफर नहीं करेगा। वहीं पे ससेप्टेबल अगर कोई प्लांट है तो इसका मतलब ये है कि उसमें वो जो इनहेरेंट एबिलिटी टू रेजिस्ट दैट डिजीज वो नहीं है। इसका मतलब उसमें इम्यूनिटी नहीं है, एंड दिस कैन बी ड्यू टू वेरियस जेनेटिक फैक्टर्स ऑल्सो, या फिर अगर इम्यून सिस्टम आपका खराब हो गया है किसी कारणवश तो आप ससेप्टेबल हो। दोस्तों नेक्स्ट टर्म आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है कि जहां पे प्लांट्स जो हैं बहुत ही लिटिल डिजीज डैमेज दिखाते हैं डिस्पाइट ऑफ सब्सटैंशियल पैथोजन लेवल्स। यानी पैथोजन लेवल काफी ज्यादा होता है, उसमें कोई रिडक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन प्लांट फिर भी अपने आप को इतना मजबूत बनाए रखते हैं कि उनमें डिजीज का जो असर है वो काफी कम होता है। इसी के अलावा एक और टर्म आती है दोस्तों, विच इज रेजिस्टेंट। रेजिस्टेंट प्लांट तब माना जाता है जब उस पर असर भी आ गया है डिजीज का, लेकिन फिर अगेन इट ओवरकम द इफेक्ट्स बाय रिड्यूसिंग द पैथोजन ग्रोथ, या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस ऐसे हो जाते हैं कि प्लांट अपने ऊपर से उसका असर कम कर देता है। तो डिजीज रेजिस्टेंस इज अगेन द एबिलिटी ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म to overcome completely or in some degree the effect of a pathogen or other damaging factor। तो ये जो प्लांट रेजिस्टेंट होता है ये किस तरीके से होता है? दो तरीके से होता है। या तो प्लांट ऐसे कोई स्ट्रक्चर्स या केमिकल्स रिलीज करता है जिससे कि वो पैथोजेंस मर जाते हैं, या फिर जो इन्फेक्शन है उसकी वजह से उसके अंदर ऐसे रिस्पॉन्सेज इंड्यूस होते हैं, या इम्यून सिस्टम में कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेज इंड्यूस हो जाते हैं जिसकी वजह से प्लांट में ऐसी ताकत आ जाती है कि वो अपने आप को ओवरकम करता है उस डिजीज से, या फिर पैथोजन को ही धीरे धीरे मारना शुरू कर देता है। इसी के साथ साथ एक और टर्म आता है दोस्तों, डिजीज आउटकम। तो डिजीज आउटकम जो है वो हमेशा डिजीज ट्रायंगल पर बेस्ड होता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि डिजीज ट्रायंगल क्या होता है। इट इज अ ट्रायंगल which interprets the interaction between pathogen, plant and environmental conditions। दोस्तों रेजिस्टेंस को मैं थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाना चाहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट ये डिजीज रेजिस्टेंस, और देखिए दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, और वॉन्डर प्लैंक ने इनको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है। पहली होती है वर्टिकल रेजिस्टेंस और दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। तो अगर आपको ये भाषा से ही समझ में आ रहा है, वर्टिकल मतलब एक ही प्लांट में नीचे से ऊपर तक जाएगी, और हॉरिजॉन्टल जो है वो काफी ज्यादा प्लांट्स में आ जाएगी। तो अगर मैं पैथोजन स्पेसिफिसिटी को फीचर बना के बात करती हूँ तो वर्टिकल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज स्पेसिफिक इन वन प्लांट, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो होती है इट इज ऑलवेज नॉन स्पेसिफिक। जो कितनी जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं उस बेसिस पे वर्टिकल रेजिस्टेंस में बहुत कम जीन्स इन्वॉल्व होती हैं जो इसको रेजिस्टेंस देती हैं। सो इट इज ऑलवेज ऑलिगोजेनिक। ऑलिगो मीन्स फ्यू, और जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस होती है दैट इज ऑलवेज पॉलीजेनिक इन नेचर ज्यादातर, क्योंकि इट इज नॉन स्पेसिफिक और बहुत सारी जीन्स इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होती है इट इज ऑलवेज हाइपर सेंसिटिव इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन, और जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो होती है उसका अपना एक ठीक ठाक नॉर्मल रेजिस्टेंट रिस्पॉन्स होता है। और हाइपर सेंसिटिव क्या होता है, आई विल बी टेकिंग दिस पर्टिकुलर टर्म आगे अपने वीडियो में। उसके बाद जो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन होता है वर्टिकल रेजिस्टेंस में इट इज क्वालिटेटिव, और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में इट इज क्वांटिटेटिव। किस स्टेज पर ये एक्सप्रेस करती है वर्टिकल रेजिस्टेंस, वो स्टेज होती है सीडलिंग टू मैच्योरिटी, और जबकि जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो होती है वो धीरे धीरे जैसे जैसे प्लांट मैच्योर होता जाता है वैसे वैसे एक्सप्रेशन उसका इंक्रीज होता जाता है। और वर्टिकल रेजिस्टेंस का जो सिलेक्शन और इवैल्यूएशन होता है वो रिलेटिवली इजी होता है क्योंकि वो एक ही प्लांट में या कुछ प्लांट में या एक रेस में ही वो लिमिटेड होता है, नीचे से ऊपर तक जाता है। जबकि जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इट इज रियली डिफिकल्ट टू सेलेक्ट एंड इवैल्यूएट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस। जो
होस्ट पैथोजन इंटरेक्शंस होते हैं वो वर्टिकल रेजिस्टेंस में प्रेजेंट होते हैं, जबकि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में वो एब्सेंट होते हैं। कुछ टर्म्स हैं दोस्तों जो हम वर्टिकल रेजिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के सिनोनिम्स की तरह यूज करते हैं, और वर्टिकल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं मेजर रेजिस्टेंस या जीन रेजिस्टेंस या रेस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या सीडलिंग रेजिस्टेंस या मोनोजेनिक रेजिस्टेंस। इसी तरीके से हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को हम कहते हैं पॉलीजेनिक रेजिस्टेंस या रेस नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, पैथोटाइप नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या मैच्योर प्लांट रेजिस्टेंस। और जो एफिशिएंसी होती है इसमें, जो वर्टिकल रेजिस्टेंस होता है दिस इज हाईली एफिशिएंट, और जबकि जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस में जो एफिशिएंसी होती है ये वेरिएबल होती है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि आई विल बी टेकिंग द टर्म हाइपर सेंसिटिविटी। तो देखिए हाइपर सेंसिटिविटी इज द एक्सट्रीम डिग्री ऑफ ससेप्टिबिलिटी। एक होता है कि नॉर्मली अगर किसी ने हमारी बॉडी पे अटैक किया है तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सेल्स बनाती है या इम्यून सिस्टम को एग्रीवेट करती है, लेकिन अगर कोई हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं आया है हमारी बॉडी पे तो भी अगर हमारी बॉडी अटैकिंग मोड में आ जाए तो उसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिव होना। देखिए हाइपर मतलब होता है जरूरत से ज्यादा, तो इसके अंदर क्या होता है कि रैपिड सेल डेथ होने लगती है इन द विसिनिटी ऑफ इन्वेडिंग पैथोजन, जबकि उतनी जरूरत नहीं होती है। तो हाइपर सेंसिटिविटी इज अ साइन ऑफ वेरी हाई रेजिस्टेंस अप्रोचिंग इम्यूनिटी। नेक्स्ट दोस्तों एक टर्म आता है इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन में जो पैथोजन और होस्ट दोनों के बीच में एक पैरासिटिक रिलेशनशिप अगर एस्टैब्लिश हो जाता है फॉलोइंग पेनिट्रेशन या एंट्री, उसको हम इन्फेक्शन कहते हैं। इसी के साथ इंक्यूबेशन पीरियड वो टाइम होता है जो कि पेनिट्रेशन से लेकर के कंप्लीशन ऑफ इन्फेक्शन, यानी जब तक कि वो पैरासिटिक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हो गया है उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इंक्यूबेशन पीरियड में पेनिट्रेशन से लेकर के जब तक डिजीज के सिम्टम्स डेवलप नहीं हो गए हैं तब तक के बीच के टाइम को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इसी के साथ एक और टर्म आता है इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन। तो इन्वेजन और कॉलोनाइजेशन मतलब है ग्रोथ और मल्टीप्लीकेशन ऑफ द पैथोजन थ्रू द टिश्यू ऑफ द होस्ट वेरिंग एक्सटेंट। यानी जब पैथोजन अपने आप को टिश्यू के अंदर एस्टैब्लिश कर लेता है और अंदर ही अंदर अपनी कॉलोनीज को बनाने चलता है तो उसको हम इन्वेजन एंड कॉलोनाइजेशन कहते हैं। एक और टर्म है दोस्तों इनोकुलम। तो इनोकुलम मतलब होता है जो भी आप स्टार्टर कल्चर दे रहे हैं, शुरुआत में जो भी थोड़ा सा कल्चर आप डाल रहे हैं मीडिया के अंदर जिससे आपका कल्चर बढ़ जाए उसको हम इनोकुलम कहते हैं। या फिर अगर मैं डिजीज की बात करूं तो ये वो बायोलॉजिकल मटेरियल है जो कि इंजेक्ट किया जाता है ह्यूमंस में टू इंक्रीज द इम्यूनिटी टू अ पर्टिकुलर डिजीज, जैसे कि वैक्सीनेशन में होता है। वैक्सीनेशन में जनरली आप जो बेसिक ट्रेडिशनल वैक्सीन बनती हैं उसके अंदर आप जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका कुछ थोड़ा सा इनोकुलम लेके उसको हीट किल करके और आप होस्ट में डाल देते हैं, जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं और इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। इनोकुलम से ही रिलेटेड एक और टर्म है इनोकुलम पोटेंशियल। तो इनोकुलम पोटेंशियल मतलब है वो अमाउंट ऑफ इनोकुलम, मिनिमम अमाउंट ऑफ इनोकुलम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इन्फेक्शन। यानी कि कम से कम आप कितना इनोकुलम या कितना कल्चर लेंगे कि आपका जो होस्ट है वो इन्फेक्टेड हो जाए। तो अगर बहुत ज्यादा इफेक्टिव इनोकुलम है तो बहुत ही कम मात्रा में भी वो अपनी पोटेंशियलिटी दिखा देगा। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों प्री डिस्पोजिशन। तो कोई भी नॉन जेनेटिक फैक्टर्स जो कि एक्ट करते हैं प्रायर टू इन्फेक्शन, जो कि किसी प्लांट को ससेप्टेबल बना देते हैं या किसी भी बॉडी को ससेप्टेबल बनाते हैं किसी भी डिजीज के प्रति, उसको हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन। नेक्स्ट टर्म आता है दोस्तों सिस्टमिक इन्फेक्शन और लोकल इन्फेक्शन। इन दोनों पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसा नाम से आपको पता चल रहा है सिस्टमिक मतलब होता है अगर वो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रहा है rather than any single organ or any single body part। तो अगर पूरी बॉडी में कोई इन्फेक्शन फैल गया है तो उसको हम कहते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर है या अगर पूरी बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू कोई भी इन्फेक्शन पहुंच गया है तो वो सिस्टमिक इन्फेक्शन कहलाएगा।
इसी के कॉन्ट्ररी एक टर्म है लोकल इन्फेक्शन। जैसा नाम से पता चल रहा है, अगर कोई इन्फेक्शन सिर्फ एक बॉडी पार्ट में या एक ऑर्गन में या सिर्फ लीफ में है या सिर्फ रूट्स में है, तो हम उसको कहेंगे लोकलाइज्ड इन्फेक्शन। नाउ इन दोनों से ही रिलेटेड अगर रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, तो एक टर्म आती है सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस और दूसरी टर्म आती है लोकलाइज्ड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये वो रेजिस्टेंस है जो कि तब डेवलप होती है जब किसी पैथोजन ने किसी होस्ट की बॉडी को अटैक कर दिया है। तो सिस्टमिक एक्वायर्ड रेजिस्टेंस एक होल प्लांट रेजिस्टेंस है, यानी पूरी बॉडी का रिस्पॉन्स आता है। इसके अंदर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जो इन्नेट इम्यून सिस्टम होता है एनिमल्स में, उसी इसके एनालोगस होता है ये। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि एसएआर जो है वो कौन से प्लांट हार्मोन से रिलेटेड होता है, तो उसका जवाब होता है सैलिसिलिक एसिड। सो सैलिसिलिक एसिड इज वन प्लांट हार्मोन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसएआर इन एनी प्लांट। इसी के कॉन्ट्ररी मैंने अभी आपको बताया लोकलाइज्ड एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो ये वो रेजिस्टेंस है जो कि कोई भी प्लांट एक्वायर करता है पैथोजन के इन्फेक्शन के बाद, लेकिन वो उसके एक बॉडी पार्ट तक ही सीमित रह जाती है। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स। ये मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। तो ये जो रिस्पॉन्स है, इट इज अ मैकेनिज्म जो कि प्लांट्स यूज करते हैं टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन बाय माइक्रोबियल पैथोजेंस। तो अगर जो एचआर है आपका, यानी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स है, तो वो अगर कोई भी प्लांट शो करता है तो वो अपने उस एरिया को जहां पे इन्फेक्शन हुआ है वहां की जो ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, कुछ नेक्रोसिस की हेल्प से वहां पे जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देगा, और जो पैथोजन है उसको आगे पूरी बॉडी में स्प्रेड होने से रोक देता है। और इसी इसी जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है, उसी को हम क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी, जो मैंने आपको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट हम आता है दोस्तों डिजीज साइकिल। डिजीज साइकिल में जब पैथोजन जो है राइट फ्रॉम अटैकिंग द होस्ट, उसके बाद इन्फेक्शन, फिर इन्वेजन, उसके बाद रिप्रोडक्शन, जब तक वो पूरी अपनी साइकिल कंप्लीट नहीं कर लेता है पैथोजेनेसिस की, तो उस पूरी साइकिल को, उस पूरे टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, डिजीज साइकिल कहते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि शुरू कहां से हुई है, पैथोजन अटैक से हुई है, और जब तक पूरी पैथोजेनेसिस का इवेंट खत्म नहीं हो गया, यानी कि डिजीज एस्टैब्लिश नहीं हो गई है, जब तक सिंड्रोम्स नहीं आ गए हैं, तब तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, डिजीज साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट टर्म है डिजीज एस्केप। डिजीज एस्केप मतलब होता है कि जब कोई ससेप्टेबल प्लांट, यानी उसमें पूरी प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज हो जाए, लेकिन फिर भी उसको बीमारी नहीं होती है किसी कारणवश, तो उसको हम कहते हैं डिजीज एस्केप। और ये क्यों होता है, इसके कई कारण हैं, जैसे कि एनाटॉमिकल या फिजिकल कैरेक्टर्स ऐसे हों प्लांट के, जैसे कि अकरेंस ऑफ लीफ हेयर, या फिर बहुत थिक क्यूटिकल है, या स्टोमेटा उसके मॉडिफाई हो गए हैं, या कोई और एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि डिजीज डेवलपमेंट के लिए कंड्यूसिव नहीं रहे, तो वो प्लांट डिजीज को एस्केप कर जाता है। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों एलिसिटर्स। एलिसिटर्स ऐसे पैथोजन सिग्नल मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि प्लांट सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने प्लांट डिफेंसेस को ट्रिगर कर लेते हैं। तो ये जो एलिसिटर्स होते हैं, ये या तो पैथोजन के द्वारा बनते हैं या फिर प्लांट सेल कंपोनेंट्स के द्वारा बनते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि जो पैथोजन है उसने अटैक किया, तो सेल वॉल जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाती है और फिर वो ऐसे एलिसिटर्स प्रोड्यूस करती है जो कि प्लांट सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं और अपने प्लांट डिफेंसेस को ट्रिगर कर लेते हैं। अब कुछ टर्म्स ऐसे हैं दोस्तों जो मैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कॉजल ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट डिजीजेस को कॉज करते हैं, उनको समझाने के लिए मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो पहला है प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स ऐसे कोई भी ऑर्गेनिजम्स हैं विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस इसमें नहीं होती है, और इसमें जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और डीएनए इनका सर्कुलर होता है। वहीं पर यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाई जाती है, और जितने भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं दे आर प्रेजेंट, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज, प्लास्टिड्स एक्सेट्रा। और इनका जो डीएनए है वो हमेशा लीनियर होता है। वहीं पर वेक्टर
कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जैसे कि इंसेक्ट, माइट, बर्ड, निमेटोड, प्लांट, पैरासिटिक प्लांट्स या ह्यूमंस, और कहीं-कहीं पे जो जेनेटिक इंजीनियरिंग की हम जब बात करते हैं तो वायरस जो है या कोई बैक्टीरिया है या बैक्टीरियोफाज है, उसको हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं। वेक्टर मीन्स एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि एक पैथोजन को इन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म से दूसरे अनइन्फेक्टेड ऑर्गेनिज्म तक पहुंचाएगा, दैट इज कॉल्ड वेक्टर इन प्लांट पैथोलॉजी। और अगर मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करती हूँ तो वेक्टर इज एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी डीएनए का हिस्सा, जैसे कि प्लाज्मिड्स, तो वो क्या करते हैं कि जो आपका डिजायर्ड डीएनए है या जो आपकी डिजायर्ड जीन है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाते हैं, तो उसको भी हम वेक्टर कहते हैं। वायरस जो है दैट इज ए सेलुलर या नॉन सेलुलर, दे डोंट फॉलो द सेल थ्योरी बिकॉज दे आर द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, और ये सिर्फ दो ही चीजों से बने होते हैं, एक प्रोटीनेशियस कोट और उसके अंदर एक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड कोई भी एक हो सकती है, या तो डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, या फिर आरएनए जिसको हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट टर्म है दोस्तों हाइफी या हाइफा। हाइफा इज सिंगुलर एंड हाइफी इज प्लूरल। ये फंगस के संदर्भ में बात कर रही हूं मैं, और कोई भी सिंगल ट्यूबुलर थ्रेड लाइक जो फिलामेंट होता है, सोमैटिक स्ट्रक्चर जो होता है फंगल माइसीलियम का, सिंगल सोमैटिक जो ट्यूबुलर थ्रेड लाइक फिलामेंट है उसको हम हाइफा कहते हैं, और ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है किसी भी फंगस की। वहीं पे माइसीलियम क्या होता है, अगर बहुत सारे हाइफी मिलके एक मैट लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, मैट मतलब चटाई जैसा स्ट्रक्चर एक बना देते हैं, जिससे कि बॉडी बन जाती है, जैसे क्योंकि फंगस जो होती है दैट इज अ थैलोफाइट, तो जो थैलस बना देती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं, और इसका प्लूरल होता है माइसीलिया। दोस्तों फंगस में स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव बॉडीज बनती हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा सेल्स रहते हैं, उन्हें हम स्पोर्स कहते हैं। प्लाज्मोगैमी जैसा नाम से विदित हो रहा है, इसमें प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है। तो फंगस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टेज होती है जिसके अंदर दो पेरेंट सेल्स के प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, जबकि कैरियोगैमी में दो पेरेंट सेल्स के जो न्यूक्लियस हैं वो फ्यूज हो जाते हैं। सो बेसिकली प्लाज्मोगैमी इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कैरियोगैमी इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। ए विरुलेंट और विरुलेंट स्ट्रेन्स में ये डिफरेंस है कि ए विरुलेंट में सिवियर डिजीज कॉज करने की कैपेसिटी नहीं होती है, वहीं विरुलेंट स्ट्रेन्स जो होती हैं दे आर एबल टू कॉज अ डिजीज एंड दे आर स्ट्रांगली पैथोजेनिक इन नेचर। एंटागोनिज्म एक प्रॉपर्टी है जिसमें एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है या उसे मार देता है, और ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनमें कैपेसिटी होती है उनको हम एंटागोनिस्ट्स कहते हैं। हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लाजिया ये दो टर्म्स भी काफी कंफ्यूजिंग होती हैं। दोनों ही में ग्रोथ जरूर होती है किसी भी ऑर्गन की या टिश्यू की, बट हाइपरट्रोफी में जो टिश्यूज हैं वो ग्रो करते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स, वेयर एज हाइपरप्लाजिया में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाते हैं जबकि साइज सेल्स का सेम रहता है। एप्लाजिया एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें ऑर्गन या टिश्यू टोटली ही एब्सेंट रहता है। कई बार दोस्तों हाइफा में स्वोलन टिप्स बन जाती हैं जिन्हें हम जर्म ट्यूब्स भी कहते हैं, जो कि फंगस को होस्ट में अटैचमेंट या उसमें पेनिट्रेट करने में हेल्प करती हैं, उन्हें हम एप्रिसोरियम कहते हैं। किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सब पॉपुलेशन को या किसी कल्चर को उसके पेरेंट पॉपुलेशन से अगर हम कंट्रोल्ड सर्कमस्टांसेस में अलग कर देते हैं तो उसे हम आइसोलेशन कहते हैं। प्लांट क्वारंटाइन एक लीगल एनफोर्समेंट है जिसमें आप कुछ मेजर्स लेते हैं ताकि जो पेस्ट्स हैं उनको आप स्प्रेड करने से या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप स्प्रेड करने से रोक सकें, और इसके अंदर आप प्लांट्स को या जो इन्फेक्टेड प्लांट्स विद पेस्ट्स हैं उनको आप रिस्ट्रिक्टेड एरिया में रख देते हैं ताकि आप आगे उनकी ग्रोथ को रोक सकें।
अगर किसी पैथोजन को एलिमिनेट करके या फिर उन प्लांट्स को एलिमिनेट करके जो कि पैथोजेंस को कैरी कर रहे हैं, हम अगर प्लांट डिजीज को कंट्रोल करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को इरेडिकेशन कहते हैं। वहीं एक्सक्लूजन एक डिजीज प्रिवेंशन का मेथड है जिसमें कि पैथोजन या फिर इन्फेक्टेड प्लांट मटेरियल दैट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्रॉप प्रोडक्शन एरिया। अगर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ को रोकता है या उसे किल करता है तो इस प्रॉपर्टी को हम एंटीबायोसिस कहते हैं। कंपटीशन वो एबिलिटी है किसी ऑर्गेनिज्म की जिसमें वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करता है टू गेट मोर न्यूट्रिएंट्स, और ये जो प्रॉपर्टी होती है उसको दूसरे ऑर्गेनिजम्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे सरवाइव करने का मौका देती है। हाइपर पैरासिटिज्म जैसा नाम से पता चल रहा है, इट इज द पैरासाइट ऑफ अनदर पैरासाइट, यानी ऑलरेडी कोई एक पैरासाइट है उसके ऊपर भी अगर कोई और माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैरासिटिज्म दिखाता है तो उसे हम हाइपर पैरासिटिज्म कहते हैं। एडजुवेंट्स वो इनर्ट मटेरियल हैं, इनर्ट मटेरियल मींस दे विल नॉट इंटरैक्ट विद एनीथिंग ऑन विच दे आर एडेड, तो वो इनर्ट मटेरियल है जिसको आप फंगीसाइड में डालते हैं। फंगीसाइड क्या होता है? इट इज अ केमिकल विच इज यूज्ड टू किल फंगस। तो वो इनर्ट मटेरियल जिसे आप फंगीसाइड में मिला देते हैं जिससे कि उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंप्रूव हो जाती हैं और वो एक बेटर टॉक्सिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है, उसे हम एडजुवेंट्स कहते हैं। तो ज्यादातर जितने भी एडजुवेंट्स होते हैं वो सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं और सरफेस टेंशन में वेरिएशंस लाने का काम करते हैं। Compatibility is the combining ability of a chemical with each other without any adverse effect. अगर मैं दो या दो से ज्यादा पेस्टिसाइड्स या फंगीसाइड्स एक साथ यूज करना चाहती हूँ और अगर वो दोनों मिलकर के एक दूसरे के प्रति एंटागोनिस्टिक इफेक्ट नहीं देते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम कंपैटिबिलिटी कहते हैं। फाइटोटॉक्सिसिटी किसी भी कंपाउंड की वो कैपेसिटी है जिससे कि वो किसी प्लांट को इंजुरी या हार्म कॉज कर सकता है। वहीं पे किसी भी केमिकल या पेस्टिसाइड की प्लांट सरफेस को होल्ड करने की कैपेसिटी या क्षमता को हम टेनेसिटी कहते हैं। डिसइंफेक्टेंट कोई भी फिजिकल या केमिकल एजेंट है जिससे आप प्लांट को या किसी ऑर्गन या टिश्यू को इन्फेक्शन से मुक्त कर सकते हैं। वहीं फंगीसाइड इज एनी केमिकल विच इज यूज्ड टू किल फंगी, और फंगीसाइड और फंगीस्टैट में एक डिफरेंस होता है कि फंगीसाइड पूरी तरीके से फंगस को किल कर देती है जबकि फंगीस्टैट इज अ केमिकल विच स्टॉप्स और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ फंगस। निमैटिसाइड कोई भी केमिकल कंपाउंड जो कि निमेटोड्स को किल करे उसे हम निमैटिसाइड कहते हैं। वहीं जो केमिकल कंपाउंड्स बैक्टीरिया को किल करते हैं उनको हम बैक्टीरिसाइड कहते हैं। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगस, नेमेटोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ निमेटोड्स, वायरोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस को जानने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।